गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम है आज के सेशन में। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है और यूपी जूनियर के एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इन वाले सेशंस के अंदर। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 और आज भी 25 क्वेश्चंस हैं सारे डोमेन्स को कवर करते हुए। वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। चारों को ही हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन में। मैंने शेयर कर दिया है क्लास, सो होपफुली आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल गया होगा टेलीग्राम के अंदर भी और यूट्यूब की तरफ से भी। देखें आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की। लेट्स हैव आवर फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले वाले के लिए कहा जा रहा है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन है हमारे सामने, किंग लियर इज देयर, हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है। चारों में से बताना है। बहुत अच्छे से आपको पता है कि कौन सी वो वाली ट्रेजेडी है जहां पे देयर इज दिस थीम ऑफ रिवेंज और आप उसको किस तरीके से रिफ्लेक्शन के साथ रिलेट करोगे, है या नहीं है, वो सारा कंसिडर करते हुए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी, फर्स्ट के लिए बी बता रहे हैं। करेक्ट आंसर है। हमारे फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाले के ऊपर ध्यान दीजिए। फर्स्ट के लिए बी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। यूजुअली चार्ल्स लैम्ब और उनके साथ साथ हम लोग किसको रिलेट करते हैं? एसेज को, कि ओके दिस एसे इज बाय चार्ल्स लैम्ब। यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन है, अ बेंड इन द रिवर, राजमंड ग्रे, इन अ फ्री स्टेट, एंड एरिया ऑफ डार्कनेस। चारों में से। जी, गुड इवनिंग सभी लोग को जो लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सेशन के अंदर, स्वागत है सभी का। सेकेंड क्वेश्चन में वी आर फोकसिंग ऑन लैम्प एंड लैम्प का वर्क यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। बी, यस, सेकेंड रोजमंड ग्रे। यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर आपके पास है रोजमंड ग्रे, ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है, एंड एलन क्लेयर। ये दोनों हमारे आप कह सकते हैं सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस वाले नॉवल के अंदर। बाकी के जितने आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए, सी और डी, ये याद रखेंगे वीएस नायपॉल के वर्क हैं। A Bend in the River, In a Free State, An Area of Darkness, all by V.S. Naipaul. 2 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। साथ के साथ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बी करेक्ट है जी। थर्ड वन लाइन है, एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, are taken from. बहुत कुछ आपको नहीं पता लग रहा है। देखिए कितने लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। लाइन क्या है? एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन filled me with fantastic terrors never felt before. ऑप्शंस हैं, द ऑक्सन बाय थॉमस हार्डी, मेंडिंग वॉल्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग, एंड द रेवन बाय एडगर एलन। जो भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं करेक्ट है। एक इंफॉर्मेशन तो वैसे याद रख सकते हैं क्योंकि दिस वर्क इज बाय दिस पोएट, है ना। द ऑक्सन है हार्डी का और इफ रुडयार्ड का है। मेंडिंग वॉल तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों को पता ही होगा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रेवन एलन, एडगर एलन का। 3 के लिए मेंडिंग वॉल से नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, द रेवन। 3 के लिए डी, बीच में से ली गई लाइन है और उसी रेवन को, रूम को और जो वहां पे एटमॉस्फेयर है उसको डिस्क्राइब किया गया है। रेवन समझ रहे होंगे, एक तरीके से मान लीजिए क्रो आप लोगों ने देखा हुआ है, उसको थोड़ा वाइल्ड बर्ड इमेजिन कर लीजिए, जंगली, बड़ा होगा और ज्यादा डार्क होगा, ब्लैक होगा, वो बर्ड है ना। 3 के लिए याद रखेंगे सारे लोग। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है द रेवन बाय एडगर एलन। बाकी के 3 वैसे याद रखेंगे क्योंकि दीज पोएम्स आर बाय दीज पोएट्स।
एटलीस्ट वो ही रहेगा आपके लिए हेल्पफुल। फोर्थ देखते हैं, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड वॉज कंप्लीटेड इन, वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सो 1800, 1830, 1805 एंड 1850, चार है। ओके, राइट आंसर है सभी लोगों का 1805। लिखना कब शुरू किया था, वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर मेंशन्ड है। सो 1799 में इसको लिखना स्टार्ट करा था, बिल्कुल एकदम साल के एकदम शुरुआत में। सो कहीं कहीं आप जब स्टडी मटेरियल पढ़ते हो तो वहां पे कभी कभी आपको 1798 में लिखा हुआ मिलेगा। सो 1799 के बिल्कुल शुरुआत से और 1805 के समर तक लिखा गया है। सो हमारा ऑप्शन सी 1805। पब्लिश्ड का कौन सा ईयर है, पब्लिश्ड के लिए याद रखेंगे, वो वाला ईयर भी ज्यादा क्वेश्चन पब्लिश्ड के लिए पूछा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार सारे लोग ये भी बता देंगे प्रिल्यूड पब्लिश कब हुआ था, वो वाला ईयर भी। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। क्या क्या है हमारे पास, द विच ऑफ एटलस, हेलास, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एंड द सेंसी। चार ऑप्शन। 1850 करेक्ट। एंड पॉस्थ्यूमस, ये टर्म भी याद रखेंगे, वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। और ऑटोबायोग्राफिकल है, और मेरे ख्याल से पूरा नाम भी सब लोग को पता होगा, द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ माइंड, है ना, पोएट्स माइंड जी, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। सो आपका सब टाइटल भी पूछा जाता है और ईयर भी पूछा जाता है, एंड आफ्टर पोएट्स डेथ, इसलिए वहां पे हमारा टर्म अप्लाई हो जाता है पॉस्थ्यूमस। ओके, बात करते हैं शेली की, और क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। 5 के लिए डी बता रहे हैं भाई, जो लोग 5 के लिए डी बता रहे हैं, क्वेश्चन में दो चीज मेंशन्ड है, एक तो ब्लैंक वर्ड्स है जिसपे आप लोग का ध्यान गया है, और दूसरा वहां पे लिखा है पोयम, है ना, तो वहां से एक आपको हिंट मिलेगा। तो वो ड्रामा है जो ज्यादातर लोग आप लोग आंसर कर रहे हो। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हेलाज आपका लिरिकल ड्रामा है, इग्नोर कर दें। ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये किसके पैटर्न में लिखा गया है, टर्जा रीमा के पैटर्न में लिखा गया है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। डिसेंसी ब्लैंक वर्ड्स में है बट ड्रामा है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द विच ऑफ एटलस। सो 5 के लिए ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन अपीयर्स इन, आई बिलीव आप लोग को याद हो। The character Robert Jordan appears in For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, The Sun Also Rises। So ये सारे हम वर्क के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था जब हम लोग यूपी से रिलेटेड क्विज कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके थोड़े से लिमिटेड सिलेबस है, सो काफी सारा इन वर्क्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था, देखते हैं याद है नहीं याद है। सो कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन, और 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है कौन से वर्क के अंदर आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा 6 के लिए। तो सही है, सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल 6 के लिए ए, ध्यान रखेंगे, है ना, जिनको पता है वेरी गुड। तो सही दिख रहा है मुझे लगातार, गीता और एन चौधरी, ब्राइट, निराली, इरा, ऋतिका, अभिषेक, पूजा, साधना, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ग्रामर। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज फी विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, एंड ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये एक पैसिव सेंटेंस है, जो हिस्सा आपका अंडरलाइंड है उसके लिए पूछा जा रहा है कि ये एक पैसिव सेंटेंस है, मॉडल पैसिव है, फ्रेजल वर्ब है, या इंट्रांजिटिव वर्ब है। बिल्कुल एकदम ही अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखें सोच के बताएं। सेंटेंस है फी विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM एंड अंडरलाइन सेगमेंट इज विल नॉट बी रिसीव्ड। ऑप्शन क्या क्या है, पैसिव सेंटेंस, मॉडल पैसिव, फ्रेजल वर्ब, एंड लास्ट में इंट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव सेंटेंस श्योर है, जितना हिस्सा अंडरलाइंड है उसके लिए पूछा जा रहा है, द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज, फुल नहीं पूछा जा रहा,
जो लोग ए आंसर कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन। क्या आंसर होगा? बी होगा। सो विल है आपके पास, विल क्या हो गया? मॉडल हो गया। और जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है? पैसिव है। और जब आप मॉडल्स को कंसिडर करते हुए पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपका वहां पे रूल क्या हो जाता है? जो भी वर्ड है हमारा, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस उसके साथ हम लोग V3 यूज करते हैं। और यहाँ पे एक नॉट है क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। सो बी ऑप्शन आएगा 7 के लिए। बी क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार ओके करके बताएंगे कि वाई बी, है ना? अगर पूरा सेंटेंस होता तो फिर हम ए ऑप्शन के साथ जाते, क्योंकि अंडरलाइन सेगमेंट की बात हो रही है इसलिए हम लोग बी के साथ जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब नहीं है दूर दूर तक और इंट्रांसिटिव वर्ब भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ डिड यू रिफ्यूज द ऑफर, डिड यू रिफ्यूज द ऑफर, और आपको रिफ्यूज से रिप्लेस करना है हमारे फ्रेजल वर्ब को। तो टर्न डाउन है, ब्रेक डाउन है, सेट ऑफ है, पुट ऑफ है। 8 के लिए, हाँ 8 के लिए सही आंसर आ रहा है सभी का। 8 के लिए ए करेक्ट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है, ज्यादातर लोग को सबको याद भी होगा, पता भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, which of these correctly describes the features of Wuthering Heights? तो पहले तो आप याद कीजिए कि कौन से राइटर की बात हो गई एकदम से, और उनका वर्क वुदरिंग हाइट्स, और फिर उससे रिलेटेड आपसे कैरेक्टर नहीं पूछा जा रहा है, उसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिला नॉवल के अंदर, वन ऑफ द फीचर्स की बात हो रही है। सो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि इन डिटेल्ड क्वेश्चन है। सो मैजिक एंड रिचुअल, रेगुलर चर्च विजिट्स, फ्लैशबैक एंड टाइम शिफ्ट्स, बॉल्स, ड्रेसेस एंड डांसेस। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तो किसका वर्क है? वुदरिंग हाइट्स। दिस इज बाय एमिली ब्रॉन्टे। मैंने उसमें जो हमारा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी वाला टैब होता है उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, सूडोनेम। तो सही आंसर्स थे काफी सारे लोगों के। एल्विस लिखा हुआ था, जबकि सूडोनेम क्या है? एलिस है ना? एलिस बेल। तो ज्यादातर लोग का आंसर करेक्ट था। तो वुदरिंग हाइट्स याद रखेंगे, दिस इज बाय एमिली ब्रॉन्टे। और फीचर में से सी करेक्ट है, फ्लैशबैक एंड टाइम शिफ्ट्स। 9 के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये साधना का, इरा का और गीता दुबे का, निराली का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज द कैरेक्टर एरियल एंड एक्सक्लूजन? तो वर्ड समझिए एक्सक्लूजन और एरियल को याद कीजिए एंड राइट आंसर दीजिए। मैं हिंट नहीं दे रही। ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके रितिका, दोबारा सोचिए अपने आंसर के बारे में। प्रिया अगेन, तो गड़बड़ कर रहे हैं। एक्सक्लूड करना क्या होता है? एक्सक्लूड या एक्सक्लूजन, ये किस तरफ आपको लेके जा रहा है कि जहां पे एरियल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, है ना? in which of the following works is the character Ariel and exclusion? तो शब्दों पे ध्यान देंगे। तो टेम्पेस्ट में है एरियल, पैराडाइज लॉस्ट में भी जो फॉलन एंजल्स होते हैं उसमें एरियल है, रेप ऑफ द लॉक के अंदर भी है, कहाँ पे नहीं है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। ये एक तरीके से वो वाला क्वेश्चन है जहां पे लिखा होता है नॉट, वो वाला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा 10 के लिए डी। इरा हाँ भेज दूंगी, मैंने फर्स्ट वाले का तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था, सेकेंड रहता है, थर्ड वाला भी भेज दूंगी। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मतलब किसी एग्जाम में है, ऐसे पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा था ताकि ये वाले टर्म के ऊपर भी आपका ध्यान जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विथ मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री? स्टेटमेंट्स कोई लिमिट नहीं है,
देखें किसी को पता है या नहीं पता है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 के लिए बताना है कि किसका स्टेटमेंट है। हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विथ मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, टैगोर हैं, एजरा पाउंड, डब्ल्यू बी ईट्स एंड टी एस एलियट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सो ध्यान रखेंगे 11 के लिए बी, एजरा पाउंड, बी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टेल्स एंड पिलग्रिम्स आर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स। सो किसका वर्क, चौसर का। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टेल्स एंड हाउ मेनी पिलग्रिम्स। सो कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए फिर आपको राइट आंसर देना है। 24 पिलग्रिम्स 23 टेल्स, 23 पिलग्रिम्स 24 टेल्स एंड 22 24 24 22। ये आपको यहाँ पे पेयरिंग के साथ दिया गया है। तो कौन सा सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। 11 के लिए सब लोग याद रखेंगे, है ना, पाउंड। और राइट आंसर प्रिया ने दिया हुआ था करेक्ट, इरा का भी आंसर करेक्ट था, डॉली करेक्ट वन। अभिषेक जी ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 24 पिलग्रिम्स थे और 23 टेल्स थे। पक्का अभिषेक जी, श्योर है? कितनी कहानियां। ठीक है। सो कुछ एक ही सही आंसर्स आ रहे हैं। सो ध्यान रखेंगे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 12 के लिए बी। 23 पिलग्रिम्स 24 टेल्स। होस्ट वगैरह को ध्यान रखेंगे, उनको अलग से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सो ये पंक्चुएशन के ऊपर बेस्ड है। जो आपके सेंटेंस पंक्चुएट किए जाते हैं, कॉमा, सेमीकोलन और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल, डैश, हैश, कोटेशन मार्क, ये सारी चीजें आपकी आती हैं पंक्चुएशन से रिलेटेड। सो व्हाट ए बोरिंग टास्क दिस इज, ए बी सी या डी, कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आइडिया रखा कीजिएगा, कहाँ कॉमा, कहाँ सेमीकोलन, कहाँ ब्रैकेट लगेगा, है ना। बहुत ज्यादा नहीं आता पर एक क्वेश्चन आ जाता है इससे पंक्चुएशन से रिलेटेड। सो ये आसान है, ये आराम से कर लेंगे सब लोग। हाँ जी, 13 के लिए टी। ये मुश्किल नहीं था, सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चल रहा है क्योंकि दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे एंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ exclamation mark. So correct है। Question number 14, how are you getting along with your students? ये हो गया हमारा interrogative sentence. Getting along can be replaced by recovering, behaving, progressing, continuing, चारों में से। सो एक हल्का सा हिंट दे दे रही हूँ आपको, बहुत ऐसे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको। और जब आप को एग्जैक्ट आंसर ना मिले गिवन ऑप्शंस में से, तो आप किसके साथ जाते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ। किन चारों में से ओके दिस विल डू, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। सो हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विथ योर स्टूडेंट्स, और गेटिंग अलोंग को रिप्लेस करना है। वर्ड क्या है? रिकवरिंग, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग, कंटिन्यूइंग। बिहेविंग नहीं, बिहेविंग तो नहीं, सी करेक्ट है जी। सो ये थोड़ा सा गेटिंग अलोंग किस सेंस में यूज हो रहा है कि भाई तुम्हारी दोस्ती हुई नहीं हुई और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, बातचीत चल रही है, उस सेंस में। सो मोस्टली फ्रेंडली वाले सेंस में गेटिंग अलोंग हमारा यूज हो रहा है। और रिकवरिंग, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग में से हम लोग प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 14 के लिए सी बहुत करेक्ट आंसर नहीं है, पर चारों में से दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, जो उनके रिलेशनशिप के ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गेटिंग अलोंग उसी तरीके सेंस में यूज किया जाता है कि भाई ठीक चल रहा है ना, और रिलेशनशिप इज गुड और नॉट, तो वो प्रोग्रेसिंग के साथ जाएगा। गुड इवनिंग स्वाति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15,
ये भी मुझे दिखा था क्वेश्चन कहीं पे, थोड़ा अलग सा है, जनरली ऐसे नहीं पूछा जाता, तो मुझे लगा आप लोग को पता भी चल जाएगा और क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा. So in the UNESCO definition, a pamphlet is an unbound publication that is not a periodical and contains. फोकस किस चीज के ऊपर है? पेजेस के ऊपर, कि जो ये आपके पीरियोडिकल्स होते हैं इसमें कम से कम इतने पेज और ज्यादा से ज्यादा इतने पेज होने चाहिए, तब वो पीरियोडिकल की डेफिनेशन में आएगा. ये नहीं कि आप नॉवल लिख दो और उसको कहो कि ओके दिस इज पीरियोडिकल, है ना. सो यूनेस्को की डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को. Pamphlet is an unbound publication that is not a periodical and contains no fewer than 5 and no more than 48 pages, no fewer than 10 and no more than 68 pages, 15 से कम and 64 से ज्यादा नहीं, 20 से कम और 80 से ज्यादा नहीं. गुड इवनिंग महिमा. ओके, एन चौधरी का आंसर आया है 15 के लिए ए, इजी एक्सप्लेनेशन और इरा. बहुत बढ़िया. सो पेजेस याद रखेंगे, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं. कितना? 5 और 48, ये स्लैब है हमारा. क्वेश्चन नंबर 16. फ्रॉम विच वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपैजिटिका? सो इस वाले वर्क के लिए जनरली आप पढ़ते हो कि इसका जॉनरे क्या है या इसका थीम क्या है या किस चीज के लिए लिखा गया है. यहाँ हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं एपिग्राम के ऊपर, कि इसके अंदर जो कोटेशन यूज हुई है वो कहाँ से ली गई है. सो आपके पास ऑप्शन है सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, प्लेटो, थॉमस मोर. किसके साथ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में? बी करेक्ट है. सो लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वहां पे हमारा आप कह सकते हैं कंटेंट है जो एपिग्राम फॉलो किया गया है. सो बिल्कुल 16 के लिए बी. यूरिपिडीज का प्ले है दी सप्लायंट्स और वहां से ये लिया गया है. दी सप्लायंट्स भी याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. देखिए, एन एसोसिएट इन क्राइम. सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. एन एसोसिएट इन क्राइम, अकम्प्लिस, कैलस, इटिनरेंट और फिलिस्टीन. फिलिस्टीन अभी हम लोगों ने करा था पिछले वाले, या तो सेकंड में या फर्स्ट में किसी में था ये वर्ड. सो आई होप आपको वहां से याद हो. एन एसोसिएट इन क्राइम, ए बी सी या डी, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ए बता रहे हैं 17 के लिए. जी करेक्ट. 17 के लिए ए. और जो बाकी के हमारे वर्ड्स हैं उनका भी मीनिंग देख लेते हैं. निकालस नहीं, परी, फर्स्ट वाला. हाँ, जो साथ में होता है क्राइम के टाइम, कहते हैं ना कि ये उसके साथ उसका पार्टनर था, तो वहां पे हम लोग ये टर्म यूज करते हैं. और कैलस पर्सन कहते हैं जिसको फर्क नहीं पड़ता सामने की चीजों से. सॉर्ट ऑफ हार्टलेस याद रख सकते हैं हम लोग, कि उसके अंदर सिंपैथी और वो बाकी की चीजें नहीं आती हैं. और सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है इटिनरेंट, ये है पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और डी वाला हम लोगों ने पढ़ा था, ये वो वाला पर्सन है जिसको आर्ट लिटरेचर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना. डी याद होगा सभी को. ठीक. सो राइट आंसर 17 के लिए ए. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड? ओके, ये सबको आता होगा. 18 के लिए डी. बहुत बढ़िया. करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. तो चारों ऑप्शंस में से न्यू क्लासिकल, कैरोलाइन रेस्टोरेशन और कॉमनवेल्थ पीरियड में से हमारा राइट आंसर था कॉमनवेल्थ पीरियड. करेक्ट है. सबके आंसर सही हैं. ऋतिका और इजी और दीपिका, एन चौधरी, निराली, इंद्रजीत, प्रिया, गीता, डॉली. सही है. क्वेश्चन नंबर 19. तो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, सो फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ा मुझे. चेंज द वॉइस. सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट्स एवरीवन. अब इसके लिए हमें
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है? अ स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय सुनीता फैसिनेट्स एवरीवन। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय सुनीता। Everyone fascinates the story which is written by Sunita and story written by Sunita fascinates everyone. सब ध्यान रखेंगे। ए स्टोरी, सो हमारा वॉइस जिस सेंटेंस का चेंज करना है वो क्या है? सुनीता है, मिल गया हमारा सब्जेक्ट। देन हैज रिटन है, अ स्टोरी है, विच फैसिनेट्स है और एवरीवन है। सब चीज का ध्यान में रखते हुए 19 के लिए ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। 19 के लिए ए। और हमारा कॉम्प्रिहेंशन से पहले लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो ए आराम से समझ में आ रहा है आपका जो वहां पे दिया गया है। सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी, उसमें से हम लोगों ने अ स्टोरी को ले लिया एज इट इज और उसके अंदर फिर ग्रामर के हिसाब से चेंजेस किए गए। विच हैज बीन रिटन, प्रपोजिशन लगा बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले गए सुनीता और फिर उसके बाद हमारा जुड़ गया फैसिनेट्स एवरीवन। सो ए करेक्ट है। Question number 20. Very Indian poems in Indian English is by Nizam Ezekiel, Rabindranath Tagore, K.N. Daruwala, Vikram Seth. जी है करेक्ट। 20 के लिए बताएंगे। वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। तो यहाँ पे थीम क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हैं सार्काज्म या क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है कि हम जो इंडियन है हम किस तरीके से इंग्लिश को इंडियन इंग्लिश कर देते हैं, है ना। सो वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, दिस इज वर्क बाय एजिकील का वर्क है। यस 20 के लिए निज्म, है ना, सटायर या क्रिटिसिज्म याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, छोटा सा है, जल्दी से पढ़ लीजिए और इसके ऊपर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो अपने आप पढ़िए आज जल्दी से। आई होप पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following would be the most appropriate title for the given passage? Options हैं books show the reader's character, books as man's abiding friends, books are useful in the youth, the importance of books in old age। इसमें से appropriate title आपको select करना है इस पूरे कंटेंट के लिए जो आपने पढ़ा है। So question number 21, appropriate title. Books show the reader's character, books as man's abiding friends, books are useful in the youth, the importance of books in old age। B कह रहे हैं सब लोग, बिल्कुल सबकी सहमति है। सो करेक्ट 21 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए। Which of the following is opposite in meaning of the word adversity? तो पैसेज के हिसाब से हमें मतलब बताना होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। जब भी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड वोकैबुलरी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखेंगे मीनिंग एज पर दी पैसेज, है ना। सो एडवर्सिटी का ऑपोजिट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, मिसफॉर्च्यून, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो प्रॉस्पेरिटी करेक्ट, सही आंसर्स आ रहे हैं। 22 के लिए भी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। एडवर्सिटी का ऑपोजिट प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो मैं थोड़ा आप लोग को कम सपोर्ट कर रही हूँ जानबूझ के, है ना, फिर धीरे धीरे हम ऐसे स्टेज पे आएंगे जहां पे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेटमेंट अ गुड बुक मे बी अमंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन द पैसेज मीन्स दैट। सो स्टेटमेंट ढूंढिए कहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है।
There cannot be a better friend than a good book. Books may be good friends, but not better than good men. A good book can be included among the best of friends of mankind. Our best friends read the same good books. पास पास के ही हैं. A good book may be among best of friends. पैसेज के अंदर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका मतलब पूछा जा रहा है. सेकेंड वाले सेक्शन में फर्स्ट लाइन है और उसके बेसिस पे आंसर करना है आपको. नेगेटिव वाले टर्म का ध्यान रखिएगा. जी निराली. दीपिका आप भी. देयर कैन नॉट बी अ बेटर फ्रेंड देन अ गुड बुक. मतलब ऐसा कह रहे हैं स्टेट में अपने पैसेज के अंदर कि नहीं भाई तुम्हारा इससे अच्छा और कोई दोस्त नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट डॉग्स. उनको भी माना जाता है कि वो अच्छे दोस्त होते हैं. सो नेगेटिव वर्ड का ध्यान रखेंगे आंसर सेलेक्ट करते समय. हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन अ गुड बुक. और जो हमारी लाइन है अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो ये नहीं कह रहा कोई और नहीं बन सकता है ना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट. 23 के लिए सी. अ गुड बुक कैन बी. मे और कैन आपके देखिए दोनों मॉडल मैच कर रहे हैं. अ गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड. सो सी आएगा. क्लियर हो रहा है क्यों पहला नहीं, है ना. ज्यादातर लोगों ने ये आंसर दिया था इसलिए मैंने वो क्लियर किया कि वाई नॉट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस पे जहां लिखा है नॉट ट्रू. गुड बुक्स एज वेल एज गुड मैन ऑलवेज प्रोवाइड द फाइनेस्ट कंपनी. A good book never betrays us. We have sometimes to be patient with a book as it may bore us. अच्छा. और D, a good book serves as a permanent of friend. क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताना है. नॉट ट्रू. सो आप लोगों ने पूरा पढ़ा ही होगा और उसके बेसिस पे बताइए कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है. जी बहुत बढ़िया. करेक्ट. 24 के लिए सी. ये वाली बात नहीं लिखी गई है कि भाई कई बार हमारे लिए कि हमारी बुक्स क्या हो सकती हैं, बोरिंग भी हो सकती हैं. सो करेक्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ मैन मे यूजुअली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स बिकॉज. ये हमें बताना है. बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है अ मैन इज नोन बाय द बुक ही रीड्स एज वेल एज बाय द कंपनी ही कीप्स. तो यहीं से हमने ये लाइन ले लिया और आपसे पूछा जा रहा है क्यों. बिकॉज हिज रीडिंग हैबिट्स शोज दैट ही इज अ स्कॉलर. ये भी बड़ा बुद्धिमान है. द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट हिज थिंकिंग. बुक्स प्रोवाइड हिम ए लॉट ऑफ नॉलेज. His selection of books generally reveals his temperament and character. हाँ निराली ये मुझसे हो गया था बाय डिफॉल्ट. वो मुझे पता है, मुझे एक तरीके से हिंट हो गया था. ओके 25 के लिए राइट आंसर डी. यस करेक्ट. हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर. सो करेक्ट आंसर. ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस. उस समय ऑप्शन पढ़ते समय जब मैंने अच्छा बोल दिया फिर मुझे भी रियलाइज हुआ था कि नहीं आई शुड नॉट रिएक्ट ऑन आंसर्स. ठीक है. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को कुछ लिटरेचर में नई चीजें सीखने को मिली होंगी. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे की क्वेश्चन था हमारा. सो आई ट्राई कि इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करा जाए, दो तीन आपको मिले नई नई चीजें सीखने को. सो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर भी कमांड बनाते रहेंगे और लिटरेचर में से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ते रहेंगे ऐसे ही. सो कल मिलेंगे दोबारा सेम टाइम 8 PM एंड होगा हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 4. टेलीग्राम का लिंक ओके इरा मैं
उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी, वहां देख सकते हैं। और जो कल की वीडियो थी उसपे बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे आप लोगों ने, सो आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर राइटिंग सच नाइस वर्ड्स, है ना। थैंक यू सो मच।